आज इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो किसी एपिक हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगता है। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान और उसने पूरी दुनिया को अपने शौर्य से चौंधिया दिया। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी को डीप डाइव कर रहे हैं जिसे इतिहास अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के नाम से जानता है। ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर है ना 32, ये अपने आप में एक पूरी ऐतिहासिक कहानी है। मतलब कोई इंसान इतनी कम उम्र में आधी से ज्यादा जात दुनिया को कैसे जीत सकता है और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर चला जाता है। ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो सदियों से सबको हैरान करती आई है। और ये चीज उनकी जिंदगी की क्रेजी रफ्तार को क्या बखूबी दिखाती है। ध्यान दीजिए, 356 बीसी में जन्म, फिर सिर्फ 20 साल की उम्र में 336 बीसी में राजा बनना, वहां से निकलकर 326 बीसी तक भारत की दहलीज तक पहुंच जाना और फिर अचानक 323 बीसी में निधन। ये टाइमलाइन साफ बताती है कि उनकी पूरी लाइफ किसी बुलेट ट्रेन की तरह कितने हैवी मोमेंटम से आगे बढ़ रही थी। पहला हिस्सा, उस बालक का उदय जो आगे चलकर महान बनने वाला था। इस सफर की शुरुआत होती है मैसेडोनिया से, जो आज का ग्रीस है। राजा फिलिप और रानी ओलिम्पियास के यहाँ जन्मे इस बच्चे को सिखाने वाले कोई और नहीं, महान दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि फिलॉसफी, राजनीति, विज्ञान और स्ट्रैटेजी का एक सॉलिड फाउंडेशन दिया। तो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ वो एक बेहद शार्प और दूरदर्शी लीडर बन रहे थे, अ रियल मास्टरमाइंड इन द मेकिंग। लेकिन 366 बीसी में एक भयानक मोड़ आया। अलेक्जेंडर के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अचानक महज 20 साल की उम्र में इस लड़के को मैसेडोनिया की गद्दी संभालनी पड़ी। इस घटना ने उन्हें रातों रात बड़ा कर दिया। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने आसपास के सारे विद्रोहों को पूरी ताकत से कुचल डाला और अपने विश्व विजय के सपने को पूरा करने निकल पड़े। दूसरा पड़ाव, उस समय की जानी मानी दुनिया को फतह करना। यहां से उनके मिलिट्री कैंपेन्स की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि बस देखते ही बनती है। इतिहास में ऐसी तेजी पहले कभी नहीं देखी गई थी। जरा इस स्केल को देखिए। कुछ ही सालों के अंदर ग्रीस, मिस्र, सीरिया, फारस और अफगानिस्तान जैसे विशाल इलाकों पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। तब की दुनिया का नक्शा ही लिटरली बदल कर रख दिया उन्होंने। वैसे इन विजयों में दो अलग अलग दिशाएं देखना काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ फारस था, जहां उन्होंने शक्तिशाली अचेमेनिड साम्राज्य और राजा दारियस तृतीय को हराया। ये एक बहुत ही भयंकर और ब्रूटल विजय थी, जिसने उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मिस्र में उनका स्वागत किसी दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के रूप में हुआ। वहां उन्होंने प्रसिद्ध शहर अलेक्जेंड्रिया बसाया, जो आगे चलकर एजुकेशन और ट्रेड का एक मैसिव हब बन गया। तीसरा भाग, राजा पोरस के साथ उनका वो ऐतिहासिक टकराव। अब यहां आकर इस कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी और बोझिल हो जाती है। साल था 326 बीसी। अलेक्जेंडर की सेना आखिरकार भारत की दहलीज पर आ खड़ी हुई। उत्तर पश्चिम भारत में कब्जा करने के बाद झेलम नदी के किनारे उनका सामना हुआ भारत के बेहद बहादुर राजा पोरुस से। पोरुस की सेना में ऐसी चीज थी जिससे यूनानी सेना अनजान थी, युद्ध करने वाले विशालकाय हाथी। राजा पोरस बिल्कुल निडर होकर अपनी पूरी ताकत के साथ इस हाइडास्पेस के युद्ध में अंत तक लड़े थे। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? वो है इस युद्ध का बेहद सम्मानजनक अंत। हाँ, अलेक्जेंडर ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन राजा पोरस की वीरता ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। जब अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने आंखों में आंखें डालकर सर उठाकर जवाब दिया, एक राजा की तरह। इस एक लाइन ने, इस एक वाक्य ने अलेक्जेंडर के दिल में ऐसा अपार सम्मान पैदा किया कि उन्होंने पोरस को उनका पूरा राज्य ससम्मान वापस सौंप दिया। चौथा भाग, दुनिया के चोर पर सेना का विद्रोह। पोरस से इस महायुद्ध के बाद अलेक्जेंडर का सफर एक ऐसी चट्टान से टकराया जिसे तोड़ना शायद उनके बस में भी नहीं था। और ये चट्टान कोई नया दुश्मन नहीं थी, ये थी इंसानी शरीर और दिमाग की आखिरी लिमिट। एक बड़ा ऐतिहासिक सवाल हमेशा उठता है कि आखिर अलेक्जेंडर भारत को पूरी तरह क्यों नहीं जीत पाए? ऐसा क्या हुआ जिसने अचानक इस दुनिया की सबसे बड़ी इनविजिबल वॉर मशीन को आगे बढ़ने से रोक दिया? उस ब्रेकिंग पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी यूनानी सेना, जो वर्षों के लगातार एंडलेस युद्धों से फिजिकली और मेंटली टूट चुकी थी, और दूसरी तरफ थी आगे की चुनौतियां, भारतीय युद्ध हाथियों का वो डर और आगे बढ़ने पर नंदा वंश की विशाल सेना का खौफ।
इन सब ने मिलकर सैनिकों के अंदर इतनी दहशत भर दी कि उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। और सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े और अजीत विजेता को मजबूरन पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। और आखिरी भाग, उनके पीछे छूटी वो अमर यूनानी विरासत। देखिए, उनका लौटना इस सफर का अंत जरूर लग सकता है, पर असल में ये एक नई विरासत की शुरुआत थी। लेकिन कहानी का अंत यहां एकदम अचानक होता है। 323 बीसी में, जब उनकी उम्र मात्र 32 साल थी, अलेक्जेंडर का अचानक से निधन हो गया। मतलब सिर्फ 32 की उम्र में इस दुनिया को छोड़ जाना, यह आज भी शॉक करता है। मौत का सच्चा कारण तो आज तक एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिसका प्रभाव दुनिया पर हमेशा के लिए छप गया। उन्हें ऐसे ही सिकंदर महान नहीं कहा जाता। वो एक ब्रिलियंट सेनापति थे, जिनकी युद्ध की रणनीति किसी बिजली की तरह तेज और सटीक थी। उनका नेतृत्व एकदम साहसिक था। उन्होंने न सिर्फ एक ह्यूज साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि यूनानी संस्कृति का पूरी दुनिया में प्रसार किया, और यही उनकी सबसे सच्ची पहचान बनी। और सच कहूं तो उनकी सबसे बड़ी जीत किसी जमीन के टुकड़े पर कब्जा करना नहीं थी। उनकी असली और सबसे असरदार जीत थी उनकी हेलेनिस्टिक या यूनानी विरासत। उन्होंने अपने इन विजय अभियानों के जरिए यूरोप और एशिया के बीच एक ऐसा सांस्कृतिक पुल बना दिया जो हमेशा के लिए स्थायी हो गया। इस अनोखे सांस्कृतिक मिलन ने कला, विज्ञान और विचारों को आपस में जोड़कर एक नए रूप में विकसित किया, जो आने वाली सदियों तक लोगों को प्रभावित करता रहा। तो इस आखिरी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को विराम देते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, क्या अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी जीत उनकी वो जीती गई बेशुमार जमीन थी, या फिर उनके पीछे छोड़ी गई वो शानदार संस्कृति और विरासत जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई? इस ऐतिहासिक यात्रा से हमें यही समझ आता है कि महानता सिर्फ लड़ाई जीतने से नहीं मिलती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर आप क्या असर छोड़ते हैं, उससे तय होती है। आज इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।